नमस्कार। मेटाफर द लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल 2021 यानी हमारे नवे संस्करण में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की मेहमान के बारे में कहा जाता है कि आपने आजादी के बाद हिंदी जगत में अपनी धारदार कहानियों के जरिए अपनी एक खास पहचान बनाई। एक जमीन अपनी सरीखे उपन्यास से साहित्यिक दुनिया में जो जमीन बनाई, उसे आवा जैसे उपन्यास से और भी पुख्ता किया। आपकी कलम यानी सामाजिक मुद्दों की पैरोकार, सामाजिक चेतना से लैस आपके पात्र समकालीन जटिल यथार्थ में अपनी पहचान खुद बनाते हैं। चित्रा जी हिंदी साहित्य का बड़ा नाम, बड़ा हस्ताक्षर है। एक जमींदार घराने में जन्मी पली बढ़ी चित्रा जी ने समाज के कई पहलुओं को बहुत करीब से देखा है। मसलन जात पात की रीतियां, अमीरी गरीबी का भेदभाव, लड़के लड़की के प्रति असमान व्यवहार, and later, the dichotomy of capitalism and socialism in our country is what gave birth to the rich legacy of literature, which was in the state of incubation for years in her tender childhood and impressionable adolescence. और फिर आपने अपने अनुभवों से जो साहित्य रचना की, तो वो हम पाठकों के लिए इतिहास बन गया। आप प्रसार भारती बोर्ड की सदस्य रही हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड जूरी एंड सेंसर बोर्ड के साथ जुड़ी और अपना सार्थक योगदान भी दिया। आइए आज हम इस जूम मीट के जरिए बात करते हैं चित्रा मुदगल जी से, एक बेमिसाल उपन्यास और कहानीकार जो स्वतंत्र लेखन के लिए जानी जाती हैं। चित्रा जी, मेटाफर द लखनऊ लिट फेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत, मेरा भी नमस्कार। हमारा और जी 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 हमारा कलम जैसी संस्था से भी आप जुड़ी हुई हैं और हमें लखनऊ ने याद किया। कनक जी, हमें ये बहुत खुशी हो रही है इस बात की। हम लोग को बहुत गर्व है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, उन्नाव से हैं और हम लोग आपको देखकर, आपके लेखन को पढ़कर इतने आनंदित होते हैं और सोचते हैं कि मतलब क्या बताएं। आज मुझे तो रोए का अब उठ रहे हैं एकदम। इट्स दैट गूज बम्प फीलिंग। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम आपसे रूबरू हैं। अच्छा होता कि आमने सामने बैठकर बात होती, लेकिन जैसा बच्चन जी, कोई बात नहीं, कभी संभव होगा, कभी संभव होगा और मिलेंगे। मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा, वो वाली बात है। हाँ, बिल्कुल 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 सही। चित्रा जी, आपके लेखन की बात करें तो किसी भी लेखक की संवेदनशीलता उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। आपको कब ऐसा लगा और किस अवस्था में कि मुझे अपने कलम के जरिए अपनी बात कहनी है? कोई क्षण विशेष या कोई घटना हुई कि आपने लिखना शुरू किया? कनक, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ और मुंबई में थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद पिता का ट्रांसफर विदेश हुआ तो हम गांव शिफ्ट कर गए, उन्नाव, निहाली खेड़ा, और वहीं पास के भरतीपुर कन्या विद्यालय में हमारी पढ़ाई हुई। हमने जो शहर के बाद जो गांव देखा और गांव के बाद शहर देखा, उसमें यही पाया कि मेरी समझ में भी नहीं आया और आता भी नहीं था कि अम्मा शहर में तो बिना पर्दे के रहती हैं, बिना घूंघट के रहती हैं, लेकिन गांव में अम्मा घूंघट में क्यों रहती हैं। और उसके बाद जब मेरे सवाल हुए तो मेरी दादी ने मुझसे कहा कि मर्दों से मर्द न देख पाए इसलिए। तो मैं बहुत छोटी थी कनक, मैंने कहा मर्द न देख पाए, लेकिन दादी, अम्मा तो आपके सामने भी पर्दा करती हैं और आप कभी नहीं कहती हैं कि पर्दा हटा दो, तो औरत के सामने पर्दा क्यों करती है। तो हमको डांट पड़ी और कहा गया कि तुम इतने सवाल क्यों करती हो। यानी सवाल सिर्फ उस खानदान की लड़की को ही नहीं करना चाहिए था, सवाल हमारे समाज में तब भी और अब तक चला आ रहा है कि लड़कियों को सवाल करने की अनुमति नहीं है, स्त्रियों को सवाल करने की अनुमति नहीं है। स्त्रियों के भीतर जो छोटी सी बालिका, उसकी बचपन की, उसके भीतर दुबकी बैठी रहती है,
वो बहुत सारे सपने तब भी देखा करती थी, अब भी देखा करती, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह का मानसिक अनुकूलन हमारे समाज का है कनक जी, वो मानसिक अनुकूलन उन्हें बहुत बहुत दबाता है। कुछ मुखर होती हैं लेकिन फिर भी उसके परिणामों से डरते हुए बहुत चुप रहती हैं। तो ये चीज मैंने अपने गांव में महसूस की। और लिखने की बात आपने कही, तो जो विसंगतियां मैंने गांव में देखी, जैसे कि वो घटना भी मैं कहना चाहती हूँ जो मेरे लिखने की प्रेरणा बनी बाद में। जब कक्षा 7 में कहा गया, हिंदी स्कूल में मुंबई में मैं पढ़ रही थी, कि कहानी प्रतियोगिता होने जा रही है, तुम्हें कहानी लिखना है। तो मैंने हाथ नहीं उठाया। तो मेरे जो हिंदी के प्राध्यापक थे उन्होंने कहा, चित्रा तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा सर मुझे कहानी लिखनी नहीं आती, तो मैं कैसे हाथ उठाऊं? तो बोले नहीं, तुमने अपने पाठ्यक्रम में कहानियां पढ़ी? मैंने कहा हाँ पढ़ी। तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगती? मैंने कहा देखिए, दो बांके से लेकर के ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की मुझे अच्छी लगती। तो उन्होंने कहा ठाकुर का कुआं क्यों अच्छी लगती? तो मैंने कहा इसलिए ज्यादा अच्छी लगती क्योंकि मेरे दुआरे भी, दुआरे माने द्वार पर कुआं है, और उस कुएं पर सिर्फ हमारे घर के लिए कहारिन काकी पानी भरती हैं। कोई बाहर का व्यक्ति उस कुएं से पानी नहीं ले सकता। तो पानी तो धरती के अंदर जो स्रोत होगा वो शायद उस टोले तक, दलित टोले तक भी होगा, लेकिन यहाँ 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 क्यों रोका जा रहा है? यहाँ क्यों रोका जा रहा है? तो ये सारे द्वंद्व जो मन में उठते थे एक बच्ची के, तो जब कहानी लिखने के लिए कहा गया तो मैंने उन चीजों को याद करते हुए एक घटना याद की। मेरी दादी ने गांव में मुझसे कहा कि बिटिया, डोमिन काकी कह रही हो ना कि आई हैं, तो उनको जाकर ये अनाज की टोकरी दे आओ, और पनेथी जो कहते हैं मोटी मोटी रोटियां, वो दे आओ। तो जब हम देने गए तो हमको ये डांटा गया उसके पहले कि डोमिन डोमिन ना कहो, डोमिन काकी कहो, ये तुम्हारी काकी लगती है। और उसके बाद जब अनाज छिड़क गया, मैं उसे समेटने लगी, तो उन्होंने आकर मुझे एक चांटा मारा कि तुमने छू लिया। और उसके बाद जो है ये हुआ कि गर्मियों के दिन थे, बावजूद इसके नहाना बच्चों को कहाँ इतना अच्छा लगता। मुझे याद है कि उन्होंने मेरी काकी को, बड़ी अम्मा हम लोग कहते थे, उनको कहा कि तुरंत नहान घर में पानी रख दो, गंगा जल डाल दो, इसको नहला दो, तुम स्वयं नहा लो क्योंकि इसको छू लोगी, अपने कपड़े वहां खूंटी पे टंगवा दो, और दूसरे नहान घर में मेरी भी धोती और पोलका, पोलका यानी ब्लाउज, वो भी टंगवा दो, मैं भी नहाऊंगी। वो क्यों नहाएंगी? इसलिए कि उन्होंने मुझे चांटा मारा था। तो ये घटना मुझे याद आई कनक। तो मैंने अपनी पहली कहानी कक्षा 7 ब में लिखी, डोमिन काकी, जो अभी मेरी जो लघु कथाओं की पुस्तक है भारतीय ज्ञानपीठ से बयान, उसमें ये कहानी छपी है। और इस पे एक छोटी सी टेलीफिल्म भी बनाई गई है बयान नाम से ही, लेकिन वो विषय अलग है। बयान मेरे कथा संकलन में एक दूसरे पक्ष को लेकर लिखी गई लघु कथा है। तो इस तरह से कनक लिखने की शुरुआत हुई। और मन के जो द्वंद्व हैं, जो गुस्सा है एक बच्ची के मन में उठते थे, वो द्वंद्व और गुस्सा और उनके जवाब जो मुझे नहीं मिले, नहीं मिल सकते थे, क्योंकि वहां जो जिस तरह का दोहरापन जीवन और आचरण में सवर्णों के यहाँ था, वो तो ऐसे ही होना था और मुझे उसी रूप में मिलना था। तो मैंने अपने आप को बहुत 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 क्या कहेंगे, हमेशा मैं गुस्से से भरी रहती थी। और इस तरह लिखने का दबाव बना वो तो जरूरी है, लाजमी भी है, और वही आगे जाके क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ाता है, वो एक एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन जब आपकी डोमिन काकी की बात होती है तो बरबस विचार आता है कि निराला जी बहुत पहले लिख चुके थे कि बामन का लड़का, मैं उससे प्यार करता हूँ, जात की
कहारिन वो, मेरे घर की पनिहारिन वो, और दूसरी तरफ हाँ, प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं। लेकिन वहीं हमारे सामाजिक परिवेश में और खास तौर से अब राजनीतिक परिवेश में ये जाति जी, पाति जो है एक समस्या नहीं है, ये तो इट इज अ मीन्स टू एन एंड। और निराला जी की बात कहें तो उनका देखने का दायरा बहुत बड़ा था, और उन्होंने इस वजह से अपमान और हाँ, बहिष्कार भी सहा, ब्राह्मणों से भी और अपने साथियों से भी। बिल्कुल। मेरे गांव से बहुत दूर नहीं है निराला जी, जी का गांव, और हम उनके बेटे पोते विवेक निराला आदि से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बड़ा कवि है वो बच्चा। निराला सम्मान भी मुझे जब मिला तो और मुझे एक भीतर से एक एहसास हुआ। बिल्लेसुर बकरिया ये सब निराला जी की मैं पढ़ चुकी थी। और बैसवाड़े की धरती के लिए तो कहा जाता है कनक जी जी, कि अगर एक टोले से निकलो और जी, दूसरे टोले में पहुंचो और उसकी मिट्टी को हथेली में लो तो उसके भीतर बसी नमी जो है वो जी, आप महसूस कर सकेंगे। वो नमी कहीं संवेदनशीलता की है, और जो कुप्रथाएं हैं। लेकिन वो जो आपने बात कही कि जी, आज भी स्थितियां वही बदली है, जरूर बदलने की कोशिश है, लेकिन कोशिश। हमारे बीच की जो कंडीशनिंग है हमारे भीतर बैठी हुई कनक जी, वो राजनीति तक फैली हुई है। अभी अभी मेरा उपन्यास जो है पूरा हुआ है, नकटोरा। नकटोरा मैंने आपको बताया भी था कि नकटोरा जो है, जब बारात गांव में चली जाती है 3-4 दिन के लिए जाया करती थी तो औरतें जगह करती थी, घर की रक्षा करती थी, और उसके साथ साथ वो स्वांग करती थी, हाँ, नाटक करती थी, नाच करती थी, गाली गलौज करती थी, दरोगा जी की नकल उतारती थी। तो उसी तरह की माँ बहन की गालियां देती थी। जब बारात लौट के आती थी तो पुरुषों को उत्सुकता होती थी कि कैसा नकटोरा हुआ, क्योंकि बच्चे उसमें अलाउ नहीं थे। तो बताया जाता कि ये हुआ, दरोगा की नकल उतारी, दरोगा के कपड़े पहने, पुलिस बनी, डंडा फटका थी, और बड़े बप्पा बनी। बड़े बप्पा यानी हमारे ताऊ जी बने। वो जिस तरह बात करते थे उनका मजाक उड़ाती भी, तो वैसे तो मजाक कभी नहीं उड़ा सकती थी उनके हाँ, सामने। हाँ, तो इस तरह से नकटोरा जो है, वो नकटोरा, वो कहते थे कि ये तो जनानियां हैं, दिमाग तो है नहीं इनके। लेकिन आज तो जनानियों का दिमाग जाग गया है। और आप देखिए, शिक्षित वर्ग से लेकर चैतन्य वर्ग, जो निम्न वर्ग है स्त्रियों का, गांव में भी बहुत समझने लगी हैं अपने अधिकारों को लेकर के। लेकिन जो हम संसद से लेकर के घर, शहर की सड़क और गांव, हम ये देखते हैं कि जनाने तो कहते थे कि जनानियों के दिमाग नहीं है, लेकिन आज तो लगता है कि जनानों के पास ही दिमाग नहीं है। इतनी माँ बहन की इतने गंदे ढंग से संसद में भी कुर्सियां उठा के एक दूसरे पर फेंकी जा रही। तो नकटोरा, वो जो नकटा या नकटी, वो जिस तरह से चलता था तब, और अब भी चलता है बारात जाने के बाद, तो अब तो पूरे समाज में चल रहा, और वो विभत्स हुआ है एक तरह से। बहुत बुरा। बड़ा दुख होता है। और जो जाति उसकी बात है, जिस तरह से हमारे यहाँ सरकार ने भी बना रखा कि जी, इसके वोट इतने हैं, इसके वोट इतने जी, हैं, इसके वोट इतने हैं, तो वो प्रश्रय भी दे रही है इन चीजों को। एक तरफ तो बात करती है शिक्षा की, जागरूकता की, चेतना की, लेकिन वो चेतना उसे किस तरह की चाहिए, वो उन्हें समझे और उन्हें वोट दे, बिल्कुल। उन्हें वोट दे। तो ये विचित्र चीज हो रही है जो तकलीफ पहुंचाती है। तो निराला जी तो हमारे लिए मार्गदर्शक हैं ही, हमारा गौरव है, भारतीय साहित्य के गौरव है वो। और बैसवाड़ा तो गौरवान्वित है ही। हम सब उन्हीं की परंपरा के संवाहक भी हैं। ये आज भी जो जाति पाति है उतनी ही मजबूत है, और आज जी, के भी विद्रोही प्रेमी युगल को प्राय कीमत वहां चुकानी पड़ती है जब ऑनर के नाम पर उन्हें कत्ल किया जा रहा है। हाँ, हाँ, तो हाँ, जाति पाति तो है ही, और फिर निराला जी तो जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ जाओ, आज अमीरों की हवेली हाँ, बिल्कुल जाना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि
अब जैसे कि गाँव के स्कूलों में, कस्बों में, देहातों में जो स्कूल चल रहे हैं उसमें मिड डे मील का इंतज़ाम रहता है। जी, जी। लेकिन आज भी अगर मिड डे मील बनाने वाला रसोइया, वो अगर उच्च हुँ, जाति का है तो नीची जाति के बच्चों को खिलाना नहीं पसंद करता। अगर उच्च जाति के बच्चे नीची जाति के रसोइये के द्वारा खाने से इनकार कर रहे हैं, तो क्या हमारा साहित्य, निराला जी, प्रेमचंद और आपने तो इतना लिखा है हाशिए पे खड़े लोगों के लिए, तो क्या साहित्य वाक़ई प्रभावी रहा है इसमें कोई बदलाव लाने का? क्या हम यूँ ही कहते हैं कि साहित्यकारों की ज़िम्मेदारी है कि आप किसी अपने पाठक को, अपने समाज को बदल सकें? आपको लगता है बहुत कि अच्छा सवाल है कनक, जो जो सवाल तुम कर रही हो। देखिए, अगर हमने निराला जी को नहीं पढ़ा होता और अगर हमने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा होता, तो हम जान ही नहीं पाते। हम बीए कर लेते, एमए कर लेते, फिर भी हम उतना ही जानते हैं जितना हम किसी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानी के भीतर का जो संसार है उससे हम परिचित होते। लेकिन इन महाकवियों और उपन्यास सम्राट से लेकर के इन्होंने जो समाज को देखा, वो इस दृष्टि से देखा, आपके सामने इस दृष्टि से उसको सामने ला करके रखा कि आप जान लें कि ये जो कुछ इस समाज में घट रहा है और आप नहीं जानते हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किन दबावों के भीतर वो लोग जीते हैं और उनको बल्कि जीने नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं है, इसी समाज की है और इसी समाज की नहीं, आपकी भी है। आप अपने आप को समझते। अभी मिड डे मील की बात कही कनक तुमने, ये हो रहा है हमारे कन्या पाठशाला में। महाराजी आती थी वो जो है वो जिस दिन 15 अगस्त होता था, 26 जनवरी होती थी, वो जो प्रभात फेरी के लिए हम लोग निकलते थे घर से, तो उस दिन बच्चों को खाना दिया जाता था। हमें तो मनाही थी कि आप उस टाट पट्टी की पंगत में बैठ के नहीं खाएंगे। इसका क्या मतलब निकलता था? इसका जो मतलब निकलता था वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था और काफी कुछ समझ में आ रहा था और विद्रोह भी जाग रहा था, क्योंकि वैसे हम उनसे बराबर बातचीत करते थे और ऐसा नहीं था कि वो कक्षा में जो लड़कियां थी, लड़कियों का स्कूल था, कक्षा में जो लड़कियां थी वो बिल्कुल जिसको कहेंगे कि नासमझ भी नहीं थी, बुद्धू नहीं थी, हमसे ज्यादा बेहतर पढ़ने वाली थी, लेकिन हमारी टाट पट्टी पर वो नहीं बैठ सकती थी। बगल में एक टाट पट्टी बनी रहती थी, जैसे कोई लकीर अलग कर रही हो, वहां वो बैठती थी। तो ये मैंने महसूस किया कि साहित्य की जो भूमिका है, आप देखिए कि मैं ये बात बहुत बार दोहराती भी हूँ कनक, कि हमारे पुराणों को पढ़ो या महाभारत पढ़ो या रामायण पढ़ो, तो वो साहित्य किसका है? वो साहित्य क्षत्रियों का है, उन क्षत्रिय शासकों से का है, उनके पराक्रम का है, वो रक्षक हैं, लेकिन वो रक्षक हैं और वो परम वीर हैं, शौर्यवान हैं। उन्हीं की वजह से ये देश और समाज सुरक्षित है और बचा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि आम जन की बात जो है वो एक पूरक की तरह आती, क्षेपक की तरह आती है, मुख्य धारा में नहीं है वो। यानी जन का इतिहास न महाभारत में मिलता है, क्योंकि इतिहास तो अर्जुन का है, युधिष्ठिर का है और द्रोणाचार्य का है, वो सब मिलेगा। लेकिन जो आम जन है उसका सिर्फ इतना ही कि वो सैनिकों के रूप में लड़ा, कुरुक्षेत्र में जो लाशें बिछी, चील कौओं ने खाया, वो आम जन था। वो सिर्फ उनके पराक्रम को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी जानें दी। तो ये बातें जो हैं ये तब तक उतनी प्रमुख रूप से नहीं आई थी। जब प्रेमचंद का गोदान पढ़ा मैंने, प्रेमचंद की कहानियां तो पढ़ी, गोदान पढ़ा, तो पहली बार मैंने जन का इतिहास पढ़ा।
वो जन जो मेरे टोले की बगल के टोले में रहता था, वो जन जो मेरे घर आता था ऊपर की टट्टियां धोने के लिए, आती थी डोमिनिका की, वो ये तो कहा जाता था उसके लिए चाटा पड़ता कि इनका काकी कहो, तुम्हारी काकी लगती है, लेकिन वह अपनी काकी यानी बड़ी माँ को छूती थी तो चाटा नहीं पड़ता था। तो ये दोहरापन, अंतर विरोध हमारे समाज में व्याप्त था, ये साहित्य सामने लाया है। और आप देखेंगे, मैंने और भी कई दफे इस बात को कहा है कि प्रेमचंद ना होते तो हमारे पास हमारे ही गांव के वो टोले, वो पक्ष सामने नहीं आते जिनको हम ऊपर ऊपर देखते थे। तो ये साहित्य की भूमिका परिवर्तन तो होती ही है, क्योंकि जब कोई कहानी आपके मर्म पर बैठ जाती है, आपका पीछा करती है, सोते जागते अरे ऐसा भी होता है, तो इसका मतलब है कि कहानी का प्रभाव आप पर पड़ा है, रचना का प्रभाव आप पर पड़ा है, और आपको धीरे धीरे उस ओर सोचने के लिए विवश कर रहा है। और ये साहित्य, यही साहित्य की भूमिका है, और यही साहित्य का लक्ष्य है, यही साहित्य का ध्येय है। और एक समतावादी समाज की जो परिकल्पना साहित्यकार करता है, विषमता से मुक्त होने की बात करता है, वो विषमता से खुद तो जाकर के मुक्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ मैं लड़ूंगा, लेकिन वो शब्दों के माध्यम से जिस तरह चिताता है आपकी चेतना को, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और आपने तो आप काफी लिखा है ऐसे लोगों के बारे में जो ऑप्रेस्ड है, जो मार्जिनलाइज्ड है, और आपकी सभी कहानियों में आम आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी पात्र में ढूंढ ही लेता है। अभी हम लोग स्त्रियों की बात कर रहे थे, तो आपने भी स्त्री विमर्श खूब रचा है, लकड़बग्गा की, पछा वाली, केचुल की, हाँ अच्छा पढ़ा है, भूख की लक्ष्मण, पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है जी। तो ये सब आपके यादगार चरित्र हैं, लेकिन ये सवाल तो वैसे शायद आपसे बहुत लोग करते होंगे, मैं भी करना चाहती हूँ कि आसान नहीं होता लेखक के लिए कि आपको कौन सा चरित्र सबसे अच्छा लगा, कौन आपके पास है, लेकिन बताइए कि ऐसा कोई है जो आपको बेहद पसंद है, आपके दिल के करीब है, आपका लिखा हुआ कोई चरित्र। मेरी कहानी लकड़बग्घा की पछाह वाली का जिक्र किया आपने, और जिस तरह विधवा होने के बाद वो अपनी बहन के घर इलाहाबाद जाती है और बहन की बेटी को साइकिल चलाता हुआ देखती है, तो उसे लगता है कि हमारी बिटिया को भी पढ़ना चाहिए और पढ़ना जरूरी है, और लंबरदार यानी उसके जेठ इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो पढ़ जाएगी तो फिर वो अपने अधिकारों की बात भी करेगी। तो मुझे पछा वाली बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने आवाज उठाई, और बावजूद इसके मुझे लगता है कि पछा वाली जो है उसके अलावा भी एक समर्ण घर की जो औरत है, उसके अलावा भी कई परतें हैं, और उन कई परतों में कई कई औरतें कई कई जाति और बिरादरी की हैं। आपने तो वो आपने एक जगह कहीं कहा भी है कि स्वावलंबी स्त्री भी एक हद तक परतंत्र है, और वह कहीं ना कहीं आकर सरेंडर करती है, लेकिन वह अपना मत, अपना विचार रखने तो लगी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो स्त्री आज भी न सोच पाती है और न कह पाती है। ये आपने कहीं कहा था और मुझे अच्छा लगा कि ये हाँ नहीं, बात को हाँ ठीक कह रही हो। लोग कहते हैं शिक्षा आ जाएगी तो शिक्षित औरत अपने बुनियादी अधिकारों के बारे में सोचेगी और उन्हें उपलब्ध करने के लिए वो साहसी बनेगी, और उन अधिकारों के लिए वो लड़ेगी, और अपनी बेटी को कभी भी वो नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी जो है उन सारी परिस्थितियों से गुजरे जो वो गुजरी है। तो वो एक सपना देखती है बेटी के माध्यम से। लेकिन ये भी सच है कि आत्मनिर्भर पढ़ गई, आत्मनिर्भर हो गई। आत्मनिर्भरता मात्र स्त्री के
स्वातंत्र और स्वायत्तता का पर्याय अब तक नहीं बना है, क्योंकि मानसिक रूप से हमारी पितृसत्ता जो है, हमारा समाज जो है, वो स्त्रियों के बारे में यही सोचता है कि स्त्री पढ़ लिख गई है तो ब्याह अच्छे घर में हो जाएगा, आत्मनिर्भर है, काम करती है तो एक तनख्वाह लाएगी जो सहूलियत होगी बच्चों के भविष्य की ऊंची पढ़ाई के लिए। लेकिन निर्णय जो लेने हैं उस घर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, वो निर्णय वो नहीं कर सकती है। और अपना मत, अपने तर्कों के साथ वो प्रकट नहीं करना चाहिए उसको, वो स्वीकार्य नहीं है। तो हमने ये देखा कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता की हम उम्मीद जो करते थे उनके द्वारा कि बदलेगा समाज, तो वो उतना बदल नहीं रहा है, उस परिमाण में नहीं बदल रहा है। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं उस स्त्री की तलाश में हूं और मैंने कई ऐसी स्त्रियों के उस सत्य को लिखा है कि पढ़ी लिखी हो करके, आत्मनिर्भर हो करके तुम अपनी बेटी को नहीं समझती हो, तुम अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करती हो, तुम कि अंधेरा होने से पहले आ जाना, या इस तरह की जो चीजें हैं, तुम स्त्री होकर स्त्री से ईर्ष्या करती हो, दूसरी स्त्री से। तो पुरुषों से जो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर पुरुष बने, तो बेहतर उस पुरुष को तुम्हें अपने घर में गढ़ना है, अपने बेटे के रूप में गढ़ना है। तो अभी मैं प्रतीक्षा में हूं कि इन सब चीजों के साथ साथ कोई ऐसा स्त्री चरित्र मुझे मिले जो जिस मुकाम में मैं उसे देखना चाहती हूँ, बेहतर समाज की बेहतर परिकल्पना में उसकी हिस्सेदारी को देखना चाहती हूँ। तो वो मुझे लगता है वो स्त्री को अपने घर के, अपने बेटे को उस तरह गढ़ना होगा जो भविष्य का वह पुरुष हो, जैसा पुरुष वो अपने समाज के लिए चाहती है, जो उसके बारे में भी स्त्री की इज्जत करे, यानी अपनी आने वाली पत्नी की और अपनी बेटी को की भी, और अपनी माँ की भी, अपनी बहन की भी। तो ऐसे एक दो चरित्र मैंने एक जमीन अपनी में जो हमारी नायिका है अंकिता, उसके माध्यम से मैंने कनेक्ट कोशिश की, क्योंकि विज्ञापन जगत में वो काम करती है और किस तरह से वो अपनी जमीन तलाशना चाहती है। वो सिवंध बवार या जर्मन गियर, वो अपनी सामाजिकता के बीच में जो उसकी माँ जी रही थी, जो उसकी दादी जी रही थी, वो जो घर के अंदर की चौहद्दी तक उसका संसार सीमित था, वो निकलना चाहती है। पितृसत्ता से उसकी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि पति अगर उसके लिए एक दुश्मन साबित हुआ है और उसकी परवाह न करने वाला, तो कहीं कुछ अन्य पुरुष हैं जो कहीं ना कहीं उसका साथ देते हैं कि ये कठिनाइयों से बाहर निकले, इसकी वो सहायता करनी चाहिए। वो उसे मन ही मन उसकी इज्जत भी करते। तो तलाश तो है, कर ऐसी स्त्री की तलाश है, और संघर्ष भी है कि ये कौन सी स्त्री गढ़ी जा रही। पितृसत्ता कहती है कि उसके वस्तु होने से उसको मुक्त होना चाहिए स्त्री को, तो तुम तो उसके मुक्ति के रास्ते पर ऐसी बाधा हो कि तुम वस्तु होने से उसकी मुक्ति की बात करते हो, लेकिन वस्तु के रूप में ही उसे देखना चाहते हो विज्ञापन जगत के माध्यम से कि 35, 25, 35। तो ये क्या बात हो गई। तो अभी तलाश जारी है और कोशिश होगी, और मुझे लगता है कि हमारी महिलाएं भी जो लिख रही हैं, वो कहीं गहराई से इस बात को महसूस कर रही हैं। परिवार उनकी प्राथमिकता है। परिवार को लेकर मैं भी कनेक्ट बहुत ही उस तरह से सोचती हूँ कि मैं एक समाज का वो हिस्सा हूँ, परिवार के माध्यम से, कि बेहतर समाज को गढ़ने का, कि अगर 10 घर एक गांव बनाते हैं तो 10 गांव एक कस्बा बनाते हैं, तो जो तमाम कस्बे होते हैं वो मिलकर एक जनपद बनाते हैं, वो फिर हमारे समाज बनते हैं, हमारे समाज का हिस्सा होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा श्रेय होना चाहिए। थोड़ा सा इसे क्या किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस स्त्री पात्र
को मैं अभी आपने उसकी तलाश में मैं खुद भी मुझे उम्मीद है और बहुत मन से आशा है कि आपको ऐसा चरित्र ज़रूर मिलेगा, आमने-सामने हम लोग के इर्द-गिर्द। क्योंकि अब बिल्कुल वो बदलाव तो आ रहा है, मे बी इन अ वेरी मिनिस्क्यूल मैनर, लेकिन आ रहा है। आज मेरे जो बेटे हैं उनकी जो स्त्री लड़कियाँ जो उनकी दोस्त हैं, कई ऐसी हैं जी जो शादी नहीं कर रही हैं। कह रहे हैं हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वी वांट टू लिव ऑन आवर टर्म्स, तो अपनी नियम और शर्तों पर वो जीना चाह रही है। तो ये जी बदलाव आया है, जी लेकिन अभी महानगर में है और बहुत कम है। तो जी आपने जो कहा कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं उन्हीं से आपने अपने किरदार चुने। जी तो ऐसे में आभा के बारे में अगर बात करें तो आपने ट्रेड यूनियन के साथ आप जुड़ी रही हैं, बहुत समय आपने बिताया है, आपके आस-पास घर के जो मज़दूरों की बस्तियाँ थी, किस हालात में वो रहते थे, आभा में आपने लिखा है। तो आभा जब मैंने पहली बार नाम सुना था तो मुझे पता नहीं था कि आभा क्या होता है। तो जी ढूँढा डिक्शनरी में तो जी मालूम हाँ पड़ा कि इट्स सच अ भट्टी। तो और जी कहीं आपने लिखा कि वो तो असंतोष का फल है, आवा एक ऐसा हाँ है। तो मुझे ये बिल्कुल बताइए बिल्कुल कि आवा में जो दर्द आपने मज़दूरों का लिखा है, वो खुद महसूस किया है। मतलब वही रोते-हुए हाँ होने वाला साहित्य है वो भी। कनक मैं अपनी कॉलेज के दिनों से ही ट्रेड यूनियन से जुड़ गई थी और क्योंकि अपने बंगले से जब मैं निकलती थी तो चारों तरफ झोपड़पट्टियां झोपड़पट्टियां होती थी, तो नेवल डॉकयार्ड के अफसरों के बंगले, एमईएस अफसरों के बंगले, ये सब घिरे हुए थे ऐसे वातावरण से जो औद्योगिक राजधानी भारत की मुंबई में काम की तलाश में आए थे। ये कौन थे? ये मैं महसूस मैंने करना शुरू किया कि अरे ये तो प्रेमचंद की धरिया है, हाँ, हाँ। अरे ये तो प्रेमचंद के गोबर है। ये अपने गांव से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से यहाँ रोजगार के लिए आया क्योंकि गांव की राजनीति में, सवर्ण राजनीति में वो कहीं अपने को बहुत दमित महसूस कर रहा है और अपने जीने के लिए सांसें नहीं पा रहा है। तो मुझे उन झोपड़पट्टियों के दलदलों में, उन फैक्ट्रियों के में काम करने वाले, सुबह की पाली, दोपहर की पाली, रात की पाली, कनक मैंने उन सब लोगों को महसूस करना शुरू किया और मैंने देखा, मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने गांव में ही क्यों नहीं रह सकते। तो आप आवा आप ये समय का आवा है, आजादी के 70 साल बाद का ये आवा है। वो आवा मुझे ये शीर्षक अपनी अम्मा की दो कहावतों से मिला जो हमारे बैसवाड़े में, अवध के इलाके में बोला जाता रहा है। एक तो कोई संपन्न घर अगर जो बहुत संपन्न था वो उसके घर के बच्चे नालायक निकल गए, तो कहते हैं कि फलाने सिंह का तो आमा का आमा खराब हो गया। इसी तरह से एक और कहावत वो कहती थी, माँ की कोख कुम्हार का आमा। यानी कुम्हार जो भट्टी में तो ईंटें पकती हैं, भट्टी में आमा अलग चीज है भट्टी से। आमा को अगर गांव में कभी देखा हो तो आमा कुम्हार भैया किस तरह लगाते थे और क्यों उस तरह से लगाते थे कि एक छोटा सा गड्ढा होता था, उसमें लकड़ियों का बुरादा झुरादा मारते हैं, भूसा जिसको कहते हैं, बिछाया जाता था। उसके साथ लकड़ियां की टहनियां छोटी छोटी, जो पत्ते बागों में, सूखे पत्ते, आम के बाग के, कटहल के बाग, वो पत्ते बिछाए जाते थे। उनके ऊपर नक्काशीदार सुराहियां जिनकी मोर की चोट से ठंडा पानी गर्मियों के दिनों में निकाल कर, ढार कर पीते थे हैं लोग और पीते हैं। ऐसी नक्काशीदार सुंदर सुराहियां आमा में पकाई जाती थी और उसकी तरफ खिलौने बच्चों के, मोर, पंखों वाले तोते, तो ये
कटोरे बर्तन जो मिट्टी के होते थे। तो इन सब दिए, खूबसूरत से दिए, डिजाइन वाले दिए जो बड़े घरों में इस्तेमाल होते थे, उनको दे के वो बदले में पारिश्रमिक पाते थे, तो वो आवा में पकाए जाते थे, क्योंकि उसके ऊपर जो चाक पर नक्काशीदार वो अपने हाथों से नक्काशी करता था, वो तो एक ऐसा शिल्प है, वो कला का ऐसा नमूना है जिसको आप ईंट के भट्टे में नहीं पका सकते। तो आंच धीमी चाहिए, धीमी धीमी आंच चारों तरफ से उन्हें पकाती थी। जब आवा खोला जाता था तो उन सुराहियों को ऐसे उठाया जाता था कनक, जैसे कि अपने गोद में नवजात बच्चे को उठा रहा है कोई। तो ये जो समय का आवा है, आजादी के बाद का आवा है, हमारी परिकल्पनाओं और सपनों का आवा है, हमारे जो विषमता से मुक्त होकर उसको प्रज्वलित किया जाना था। लेकिन जातिवादी स्त्रियों, मतलब वोट बैंक के चलते उन्हें जिन स्थितियों में पहुंचाया गया, वो एक अच्छा रास्ता चुना गया होगा, ऐसी परिकल्पना उन्होंने की होगी, लेकिन उसके परिणाम तो बहुत भयानक निकल रहे हैं और अब भी वो जारी है। तो ये आवा जो है, ये समय का आवा है। और मुझे लगता है कि जो मेरी उम्मीद समाज से है, वो उसके लिए समझने की गहरी समझ उसके लिए अपने भीतर पैदा करने की जरूरत है कनक। उनके प्रति हम घृणा से उसको देखेंगे कि ये मजदूर जो MES क्वार्टर्स के ऑफिसर्स के बंगलों से शॉर्टकट में अपनी फैक्ट्रियों में पहुंचना चाहते हैं, शॉर्टकट के रास्ते से, और हम सोचते हैं हमारे यहाँ जो चोरी होती है वो यही करते हैं। ये गाते हुए रात पाली में जा रहे हैं, 11 बजे रात में ये हा हा हु और गाते हुए जा रहे हैं, वो कजरी गाते हुए जा रहे हैं, वो आल्हा गाते हुए संवेद स्वर में जा रहे हैं, जैसे सड़कें उनके अपने बाप की हैं, इन अफसरों के उसमें। तो ये उनके बाप की ही है, क्यों नहीं है? उनकी सरकार केवल इन्हीं लोगों की है। आप तो सरकार को बेहतर चलाने के माध्यम हैं, और जो बेहतर समाज में आपको चुना गया है, और आप प्रशासनिक स्तर पर और किसी भी स्तर पर जो आप कर रहे हैं, वो बेहतर समाज में इनकी बेहतरी से भी के लिए भी कर रहे हैं, उसका दायित्व भी आपका है। आप उन्हें चोर क्यों समझते हैं? आपकी पत्नियां उन्हें चोर क्यों समझती? ये सब चीजें आवाम में जो मैंने देखा अपने बंगले के आस पास, तो वो उसने मेरी आंखें खोल दी। अपने मुंबई से मैं गांव पहुंच जाती थी और दादी का चांटा याद आ जाता था कनक। और आप देखिए कि उसकी नायिका जो नमिता है, वो चिराग तले अंधेरा की तरह, जहां बॉलीवुड की चमक है, औद्योगिकरण की चमक है, उसके साथ साथ वो अंधेरे भी हैं चिमनियों के। किसी ने कहा है चिमनियां गर्म हमसे है यहाँ, चिमनियां गर्म हमसे है यहाँ, और हमारी आग पानी हो गई, जाने किसकी मेहरबानी हो गई। तो ये जो अंतर है वो बहुत गहरे से महसूस हुआ। तो जब मैंने आवा लिखा तो मुझे लगा कि प्रेमचंद के बाद का समाज लिखा ही नहीं गया है, और मुझे उसको लिखना है। और मैं कितना लिख पाई हूँ आवा में मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं उसमें रही हूँ, मैंने उसको करीब से देखा। शादी के बाद मैंने अपने पत्रकार पति जो सारिका टाइम्स ऑफ इंडिया के उप संपादक थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं झोपड़पट्टी में अपने मजदूरों के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षत्रिय खानदान से हूँ जहां ये ऐलान कर दिया गया था कि झांसी से लेकर लखनऊ तक कभी भी कहीं भी दिख गई तो गांव के घर के अग्याला में दूसरा नंबर का जो आंगन है, वहां जो कुआं है घर के अंदर, और वो लोहे के ढक्कन से ढका है, उसमें ढकेल कर ये प्रचारित कर दिया जाएगा कि बिटिया पानी खींचने के लिए शौक आ रही थी। तो ये
मुझे लगा ये इस कुएं का भी एक इतिहास है, उस कुएं का भी एक इतिहास है। वो इतिहास कहीं औरतों से जुड़ा हुआ है, उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो मैंने उन्हीं के बीच रहना मंजूर किया। और मैं जिस घर की थी, मुझे रोटियां वोटियां बनाने नहीं आती थी, लेकिन अवध जी इतने सहयोगी थे, उनको मालूम था। वो कानपुर में जो संस्कृत का विद्यालय था वहां पढ़े थे, और शास्त्री बनारस से उन्होंने किया था। तो उनको इतना दाल, इतना चावल और जरा सा घी और 2 आलू दी जाती थी कि स्वयं पाकी बन करके संस्कृत की पढ़ाई कीजिए। तो कहते थे चित्रा, मुझे खिचड़ी बनानी आती, और मैं खिचड़ी बत्तियों वाले स्टोव 5 रुपए का खरीदा था हमने, तो उसमें हम करेंगे। तो धीरे धीरे अवध जी ने मुझे सिखाया कि मैं जिन लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने गुरुओं जैसे नेताओं के साथ, उनके साथ रहने के लिए, उनके बीच रहने के लिए, जहां मैं अपनी सुरक्षा महसूस करती हूँ, तो मुझे उनकी तरह ही रहकर कम में गम खाकर जीने की कला भी सीखनी चाहिए। ये मुझे अवध जी से सीखने को मिला। तो ये आमा की जो जिंदगी है, उसको सिर्फ जो मैं जीप में बैठते हुए सिर्फ एक पर्यवेक्षक की तरह देखती थी, उनके बीच रहकर शादी के बाद मैंने कनक जाना। और आज भी अगर मैं सांता क्रूज एयरपोर्ट पे उतरती हूँ मुंबई में, और मुझे बटाटे बड़े खाने होते हैं और पाव खानी होती है, तो मैं अपने किसी भी पुरानी मजदूर दोस्त को फोन करके कहती हूँ कि मुझे ये खाना है। वो अपने बेटे को न्यू बॉम्बे से दौड़ा करके मुझे बटाटा बड़ा और लाल चटनी सूखी और पाव छोटी, इतना सुख मिलता है वो खा करके, क्योंकि उसी जीवन ने मुझे ये शक्ति दी, उसी जीवन ने आमा लिखने के लिए प्रेरित किया। मैंने कहा ना कि प्रेमचंद के बाद मुझे श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी छोड़ करके मुझे लगा, जिस गंभीरता से राग दरबारी के पात्र तो लखनऊ के करीब है, जो राजनीति को कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो औद्योगिक नगरियों में अपने अपने गांव से भागकर मुंबई पहुंचे हैं और कलकत्ता पहुंच के जूट मिलों में काम करने को विवश हैं, उन लोगों की बात भी आनी चाहिए, उनका संघर्ष भी आना चाहिए, और उनकी बेटी का संघर्ष भी आना चाहिए। वो बेटी क्रांतिकारी नहीं है, धीरे धीरे मजदूर की बेटी के सामने जो संसार खुलता है, वो संसार मेरा संसार होकर भी उसमें वह संसार खुलता है जो अपनी समकालीनता में वो देखती है कि उसकी सहेलियां जो बड़े घर की है, मटका किंग की बेटी है, उसकी सहेली जो उसके घर के ऊपर रहती है, उसकी सहेली वो जो ऊंची एड़ी की सैंडल खटखटाती हुई कॉलेज जाती है, वो तो पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रही है, लेकिन वही नमिता बाद में अपने अनुभवों से सीखती हुई और रेड कारपेट के लपेट से बाहर निकलती हुई जब घर लौटती है, यानी निश्चय करती है घर लौटने का रेड कारपेट से निकलकर, तो वो लौटती है अपनी उसी झोपड़पट्टी में, जहां जिन मजदूरों के लिए उसके पिता ने अपनी जान दी, मतलब काम किया, और बाद में घायल होकर के किसी ने उनको चाकू मारने की कोशिश की, तो वो अपनी जान गंवाई उन्होंने। तो ये लड़की अपने अनुभवों से अपने समकालीन समाज को मंझाती हुई निकल कर आती है और तय करती है कि वह अपनी माँ के पास नहीं जाएगी, वो अपने प्रेमी के पास तो लौट ही नहीं सकती है जिसने उसे रेड कारपेट बिछा के, यानी पूंजी किस तरह से मजदूर खूबसूरत लड़की की कुंवारी कोख ही नहीं, कुंवारी कोख चाहता है, और ये भी चाहता है कि वो सिर्फ उसके लिए तो वो खरीद सकता है उसको। तो किस तरह से आमा बृहद उपन्यास है। फिर मैं वही कहूंगी, मैंने कोशिश की है कि मैं प्रेमचंद के बाद के अपने उस गांव के, उन गांव के टोलों के उन लोगों के साथ काम कर सकूं, उनके बीच रह सकूं, उनको लिख सकूं, उनकी परेशानियों को लिख सकूं, जिसको हमारी राजनीति सिर्फ नारा बना के रखती है
कितना महसूस करती है, मैं अभी भी उसके लिए संशयी हूँ। आज भी वो जो बदलाव आप देखना चाहती हैं, जो हम सब देखना चाहते हैं, वो अभी जी काफी जी दूर है, काफी दूर है। जी हालांकि मजदूरों के पास अब सेल फोन आ गए हैं, किसी किसी के पास दो पहिया गाड़ी भी आ गई है। जी 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 बस उसमें से ठीक। ही काफी नहीं है, उनके बच्चों को क्या पढ़ाई मिल रही है, कैसा खाना मिल रहा है। अभी भी स्थितियां मुंबई में आप देखिए कि अब वो फैक्ट्रियां बिरला तो चल रही है, करसन घावरी, मे एंड बेकर, जॉनसन एंड जॉनसन, विक्रम ग्लास, ये फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। उनकी जगह मॉल खुल गए हैं। उन मॉलों में वो मजदूर शॉपिंग के लिए नहीं जा नहीं सकता। जा सकते। वो अभी वो विषमता एक अलग तरह से पूंजी और मजदूरों के बीच की, श्रमिकों के बीच की वो दूरी अभी भी पट नहीं रही है। और सरकारें तो चाहती हैं कि उनकी राजनीति चलती रहे तो गरीबी बनी रहे। भूखा नहीं बना रहेगा तो वो रोटी फेंक करके कैसे उसे परका सकेंगे। ये अभी मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत नहीं बदला है। मैं जिन लोगों के साथ काम करती थी, दत्ता सामंत का नाम सुना होगा कनेक्ट तुमने, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इतना बड़ा ट्रेड यूनियनिस्ट और कोई नहीं हुआ है, श्रमिक नेता। और इसी तरह से मड़ालताई गोरे जो पानी वाली बाई कहलाती थी, और इसी तरह से अन्य जो विद्या बाल, कॉमरेड प्रभा भावे, ये सब लोगों में, प्रमलाताई दंडवत, इन स्त्रियों ने जो काम किया है, वहां की ये स्त्रियां श्रमिक नेता ही नहीं थी। ये स्त्रियां स्त्री के मर्म को अपने मर्म पर गुजरता हुआ महसूस करती थी। उनकी आंख के आंसुओं को अपने भीतर उबलता हुआ महसूस करती थी। और हमसे कहा जाता था कि जिस भी मजदूर के घर की जरूरतों को पता करने के लिए जाओ तो अपना क्षत्रियपन वहीं रख करके जाओ घर में, और उसको साथ लेके मत जाना। और दरवाजा खटखटा करके उससे उसकी जरूरत जानना कि उसके बच्चे का एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ, उसके पति के ऊपर जो केस चल रहा था उसकी क्या जरूरत है। और उस जरूरत के लिए ये मत पूछना कि तुम वोट किसको देकर आती हो, तुम किस जाति बिरादरी की हो, तुम एक औरत हो, औरत जो बदलना चाहती है, अपने श्रम के माध्यम से, उसके पसीनों के माध्यम से बदलना चाहती है अपने बच्चों के भविष्य को। और तो ये इसके लिए तुम अगर जैसे जरूरत भी उसकी है कि 10,000 रुपए उसके लिए चाहिए, उसका किराया इकट्ठा हो गया, तो हमसे कहा जाता था कि 8-8 आने हर घर से मांगो। उससे 100-100 रुपए मांगोगी तो कोई नहीं दे सकेगा, लेकिन 8-8 आने मांगोगी तो सब दे देंगे। और अगर 8 आना और 1 रुपए देने वाले ऐसे 100 घर मिल गए तो 100 घर जो पैसा इकट्ठा होगा वो धीरे धीरे 10,000 इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इन स्थितियों में, ऐसी स्थितियों में जो काम किया मैंने, जो मेरे जो दुनिया मैंने देखी थी, जिस दुनिया में मैं जन्मी थी, जिस दुनिया से मैं अपने शहर से गांव जाती थी, वहां से वापस शहर आती थी, उस दुनिया के अनुभवों का विस्तार मजदूरों के माध्यम से जो मेरा हुआ, वो दुनिया तो उससे मैं नावाकिफ थी। प्रेमचंद ने परिचय कराया था, शिवलाल शुक्ल के राग दरबारी ने बहुत बाद में परिचय कराया, तो इसी तरह से मैला आंचल ने, तो झूठा सच की ताजदीद तो बंटवारे की रही है। राजनीति, हमारी आजादी के बाद की राजनीति जो चली है, वो मुझे महसूस हुआ कि मैंने जब 1960 के महाराष्ट्र और गुजरात के दंगे देखे, एक बच्ची ने उस दंगों को महसूस किया। इसी तरह से मैंने अपने राजनीति के कई रूप देखे वहां पर। लेकिन हमारा जो आज भी मजदूर वर्ग है, आज भी आपकी गलियों में केले का ठेला लगाने के लिए मजबूर है। उनकी औरतें सड़क के किनारे कुछ अंगारे रख करके पंखे से झलती हुई
भुट्टा भूंजने के लिए मजबूर हैं। आज भी स्थितियां बहुत नहीं बदली, काफी कुछ बदली है। बदला है। यही मैं उम्मीद करती हूँ औरतों से, कनक, और मैं कहना चाहती हूँ तुम्हारे माध्यम से कि औरत होकर अपने घर की गली में जो बैठी हुई औरत भुट्टा भूंज रही, उसके प्रति कहीं संवेदना महसूस करो। क्या कर सकती हो ये सोचो उसके लिए, है ना। सिर्फ अपने घर के सोफों के कवर चमकते हुए होने चाहिए, बच्चे के लिए गाड़ी होनी चाहिए। ये तो तुम जहां से निकलने की बात थी, उसी पूंजीपति की सहायिका हो रही हो तुम कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है ये कि आवा में मैंने उससे सोचने की कोशिश की है। और दूसरे भी अम, सोचें उस बात को, उसे पढ़कर दिमाग जी की खिड़की खुले कि हाँ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, वो नमिता का लौटना झोपड़पट्टी में, जी एक पूंजीपति के रेड कारपेट को छोड़ करके, जो उसको 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 जिस तरह छलने का वो षड्यंत्र था, ये तो ये मुझे लगता है। चित्रा जी, ये तो जी ऑटोबायोग्राफिकल लगता है मुझे। कहीं मैंने कहा नहीं, लेकिन अब मैं कह रही हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा कि वो नमिता आप ही हैं क्या। जी जी और जो अभी अभी किसी मीटिंग में मैं गई थी, तो उस मीटिंग में एक हमारे बहुत डायनेमिक लेखक हैं, तेजस्वी लेखक हैं, तो उन्होंने ये सवाल किया कि नमिता क्या आप ही हैं चित्रा दीदी। मैंने कहा मैं नमिता हूं, मैं नमिता हूं। नमिता का एक हिस्सा मेरे भीतर, मैं जी बड़ी हो गई थी बावजूद उसके कहीं था, जो बड़ा नहीं हुआ था, जो उतना संवेदनशील नहीं हुआ था, वो मैं अपने गांव से लेकर के आई थी। तो ये मैं वो तो हूं। और उन जगहों में उनके साथ खड़े होने का मतलब ये था कि मैंने उनके कष्टों को दूर नहीं कर दिया, लेकिन उनके कष्टों को महसूस किया। एक लेखक, मेरे लेखक को जो अनुभव का विस्तार मिला, और वो विस्तार, उस विस्तार ने मुझे सिमंद बवार का स्त्री होके पैदा नहीं होती। मुझे लगता है वो नारीवाद हमें वहां नहीं चाहिए था। स्त्री स्त्री होकर ही पैदा होती है, और उसके अवयवों में एक अदद कोख होती है, और वह स्त्री का ही दायित्व है कि वह अपने भीतर के आवा को कैसे सुरक्षित रखे। और वो रख रही है अपनी पसीनों की बूंदों से भी, और शिक्षा भी शिक्षित करना चाहती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, और अपनी बेहतरी के लिए भी लड़ती है। और तो मैं मेरे भीतर भी वो कहीं ना कहीं मौजूद है उस रूप में, और मैं उसको महसूस करती हूँ। अगर मैंने ये न देखा होता कनक, ये दुनिया न देखी होती, तो शायद मैं अपने, मेरे जैसे मुझे अवध जी कभी कभी कहते थे, जब उनसे बहस होती थी और मैं अड़ जाती थी अपनी बात पे, तो कहते थे चित्रा जी जरा बाहर निकलिए। बाहर निकलने का दावा करती हैं, लेकिन आपकी रगों में अभी भी वो एक क्षत्रिय खून है। आप जिस तरह हट करती हैं, आप नहीं जानती कि आप कितनी अतार्किक हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम शांत होते थे। और वो भी मुंह में, लखनऊ के थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, तो पान खाने की आदत थी, तो मुंह में पान दबा करके बैठ जाते थे कि जब अपने आप इसको वो सोचेगी चित्रा, तो कहीं ना कहीं एक नए ढंग से हमारी बातचीत की परस्परता जो है अंजाम पाएगी। तो ये भी एक ये भी मुझे वैसा पति और साथी मिला, जो मुझसे ये चाहता था कि बहुत एक कच्ची मिट्टी की दीवारों वाले घर से बाहर निकल करके उसने जिस तरह आगरा से लखनऊ, लखनऊ से बनारस, जिस तरह पढ़ाई की एंथ्रोपोलॉजी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और संस्कृत पढ़ा, और जिस तरह के अभावों के बीच उनकी जिंदगी रही है, तो उसने मुझे भी बहुत समझा, मुझे भी बहुत समझा ही नहीं, समझाया, मेरी जिद्दों से मुझे मुक्त किया, मेरी एकांगी सोच से मुझे मुक्त किया कि आप जितना देख रही हैं, जितना समझ रही हैं, उतना भर ही सच नहीं है, सच उससे आगे भी है। और आपको उस क्षितिज को पार करना पड़ेगा,
उस क्षितिज की सीमाओं को विस्तृत करना पड़ेगा। तो ये बंधे बंधाए सोच से बाहर निकल के, भारतीय परिवेश अलग है, भारतीय सामाजिकता की जो रूढ़ियां धर्म के नाम पर, अंधविश्वासों के नाम पर रही हैं, और जो औरत ने भोगा है, लोटा लेकर के वो सुबह खेतों में जाए और संझा को भी जाए, तो उसकी तो दुनिया वही आंगन के ऊपर, घर की छत, अटारी जिसको हम कहते हैं, उतना आसमान भर रहा है। और तो उसको समझना जरूरी है। जब तक उसको नहीं समझा जाएगा, तब तक आप कितनी भी पढ़ लिख जाएं, कितनी भी बड़ी लेखिका हो जाएं, अपने आप को बड़ी न भी हुई हो तो माने आप, तो ये इससे आपको मुक्त होना है। दोस्तों, जब बाबा की बात हो रही है तो एक और उपन्यास है जो कि जिसके लिए कि चित्रा जी को 2018 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। उसका नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। जी जी जी। ये कोई आम उपन्यास, ये हम अपने दोस्तों को बता दें जो शायद पहली बार हम लोग से जुड़ रहे हैं कि 2003 नाला सुपारा कोई आम उपन्यास नहीं है। ये हमारे समाज को एक खास किन्नर तबके को आधार बनाकर रची हुई जी जी कृति है चित्रा जी की, जिसकी ज्यादतियों और अजीबो गरीब कहना चाहिए कि नहीं, हरकतों से हम अमूमन दो चार तो होते हैं, पर उनकी जीवन शैली हमारे लिए थोड़ी सी रहस्यमयी रहती है। जी इससे जी। पहले कभी हिंदी साहित्य में ऐसा नहीं लिखा गया। हाँ, एक बार नीरजा माधव जी ने यमनदीप लिखा था, हाँ, यमदीप लिखा है, हाँ, लेकिन बहुत फिर अच्छा लिखा है। अच्छा लिखा। सरल कहानी के वो प्रसंग सब चलते हैं, एक मानवीय दृष्टि से बहुत। लेकिन जो जी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 है, वो उसमें जो जैसा आपने चित्रा जी उनका जी मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और एक जी शैक्षिक स्थिति का एक संपूर्ण दस्तावेज लिखा है, बल्कि मैं कहूंगी वो एक जी बहुत बड़ी रिसर्च है, एक शोध है। और उसमें आपने जी पूरी मजबूती से बताया है कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें ये वर्ग भी एक सामान्य जीवन आत्मसम्मान से जी सके। तो जी ये दोस्तों एक कहानी विनोद की है, जो कि एक किन्नर है, उसके और उसके माँ के जी बीच के खत हैं, जिसके जरिए से आपने एक कहानी लिखी है। आप ये जी। बताइए चित्रा जी कि इस शीर्षक की कोई खास वजह है? पोस्ट पोस्ट बॉक्स। बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, जी माँ और बेटे के बीच जी। पोस्ट बॉक्स नंबर क्यों आता है? वो आता है। क्या कोई पता नहीं है? जी बेटे के घर का भी कोई पता नहीं है? जी और क्या माँ के पिता के घर का पता तो बेटे का पता भी होना चाहिए। लेकिन जब पोस्ट बॉक्स नंबर लेने की मजबूरी माँ के सामने आ गई है, तो हाँ, क्यों आ गई है? जी तो ये उपन्यास मेरे लिए एक ऐसा कबूलनामा है, कनक, एक ऐसी दुखती रग है जी कि ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ीस जी ने लखनऊ में 43-42 के आसपास एक कहानी लिखी थी छोटे से, और भी जगह 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 इनका जिक्र आया है, और कुछ उपन्यासों में भी आया। मेन आधार उसका वो नहीं है, मुख्य विषय पैरेलल, एक समांतर एक विषय के रूप में आया है। लेकिन पोस्ट बॉक्स नंबर 203 पूरी तरह से किन्नरों की जिंदगी में और समाज में ये विसंगति क्यों आई है, क्यों ऐसा हुआ कि 9 महीने अपने पेट में जब माँ ने उसे रखा जी और उसको पैदा किया और नाल काट कर उसे सामाजिकता से जोड़ा कि ये तुम्हारे काका का घर है, चाचा का घर है, ये समाज तुम्हारे बाबा का घर, इससे जोड़ा। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि उससे भी, उसकी नाल जो सामाजिकता से वो जोड़ रही थी, उसे भी काट देना पड़ा? जी तो ये जो लिंग विकलांगता है, इसने आज नहीं, सदियों सदियों से, आप सोचेंगे महाभारत में आपको ऐसे चरित्र मिलेंगे, रामायण में भी मिलेंगे, और भी बहुत ऐसे चरित्र मुस्लिम शासकों के समय भी बेगमों को की सुरक्षा की दृष्टि से वहां भी रखे गए, तो आदि आदि आदि। लेकिन भारतीय राजनीति ने असंगठित, संगठित और हर तरह के समाज के वर्ग की चिंता की, जी लेकिन किन्नरों की बिल्कुल चिंता नहीं की।
किन्नरों को उसने कभी शामिल ही नहीं किया उसमें। और 2010 में, 2011 में जब मैं एक ऐसे बच्चे से टकराई, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को मानने वाली और उसके लिए काम करने वाली, तो ये दोहरापन मैंने अपने भीतर जब महसूस किया। मैं भी घृणा करती थी लोकल ट्रेनों में जब ये चढ़ आते थे, मैं गोरेगांव मरालताई गोरे के यहाँ जा रही हूँ गोरे हाउस, तो वहां ये चढ़ा है, ताली बजाते हुए मांग रहे हैं लोकल ट्रेनों में, तो मैं खिड़की के बाहर देखने लगती थी। दूसरी जो लोकल ट्रेनें गुजर रही होती थी, तो मुझे लगता था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं उनके बारे में। क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? जब हम मजदूर के बारे में सोच रहे हैं, दलितों के बारे में सोच रहे हैं, उनका भी हाशिए में एक हाशिया है और उसके बारे में सोच रहे हैं, दूर सुदूर आदिवासियों को लेकर भी, जल जंगल जमीन की भी बात कर, लेकिन इनकी बात करने के लिए हमने कोई आवाज नहीं उठाई, कभी सोचा ही नहीं, घृणा करते रहे। और अंधविश्वास हमने उनके लिए गढ़ लिए कि इनके गोद में नवजात बच्चा देंगे, इनका आशीर्वाद मिलेगा तो वो बच्चा भविष्य में बहुत तरक्की करेगा। तो ये एक फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड कि हम इनको नचा सकते हैं। तो वो नाचते, वो स्त्री अगर स्त्री बनकर ही उन्हें मालूम है कि वो भीख मांगेंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, ध्यान देगा किसी तरह से भी आदमी, तो वो सारी अलग चीजें हैं, उसका मनोविज्ञान। लेकिन ये जरूर लगा कि सरकार ने इतनी बड़ी गलती कैसे की, इनके बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। लेकिन वो जो आपने कहा ना कनक, एक रहस्यमयता है ना समाज में, राजनीति ने भी उस रहस्यमयता को रहस्य ही रहने दिया। हाँ, उसका इस्तेमाल तो किया। तो ये जो है सदियों सदियों से हमारे धर्म ने, क्योंकि धर्म ने ही मनुष्य को बताया कि तुम्हारे लिए ऐसा बच्चा मंगल है जो तुम्हारी विरासत नहीं चला सकता, इसको घर में रखोगे तो उसकी बहनों की शादियां नहीं होंगी, ये अमंगल है, इसको बाहर निकालो। तो ये जो हमारे यहाँ लिंग पूजक समाज रहा है, उसका जो एक अंधविश्वास रहा है इन सब चीजों, वो धर्म ने ही उनको सिखाया, आदमी ने अपने आप तो सीखा नहीं, क्योंकि धर्म उन्हें बताता है कि उसका आचरण क्यों किस तरह का होना चाहिए। तो एक धर्म को लेकर के, इसी तरह से राजनीति को लेकर, राजनीति का मतलब है सत्ता को लेकर, सत्ता चाहे मुगलों की रही हो, अंग्रेजों ने तो बहुत ऐसे असंगठित जो है लोगों के बारे में सोचा, कबूतरा जाति से लेकर सबको आप कुछ उनके बारे में भी सोचा, लेकिन इनके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। तो ये जो है राजनीति, चाहे वो महाभारत के जमाने की हो, चाहे वो रामायण के जमाने की हो, चाहे वो मुगलों के जमाने की हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने की हो, चाहे वो आजादी के बाद 1947 के बाद हमारे स्वायत्तता के साथ अपनी स्वतंत्रता का समय जो शुरू होता है उसकी बात हो, कहीं भी इनके बारे में किसी ने इस तरह नहीं सोचा। इसी के साथ राजनीति के साथ अभिभावक, यानी धर्म, राजनीति, समाज, अभिभावक, इन सबने उन प्रश्नों का सामना नहीं किया, बल्कि अंधविश्वासों के भीतर दुबक करके इनके साथ इनको घूरे पर फेंक दिया उठा करके। तो ये इतना भयानक है, इतना भयानक है। तो जब मैंने मेरी एक मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई, उस बच्चे ने जिस तरह मुझे कटघरे में लिया, वो ट्रेन में मुलाकात हुई, मैं दिल्ली से मुंबई जा रही थी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मुदगल जी टाइम्स ऑफ इंडिया में सारिका को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली, तो वो दिल्ली आ गए थे। तब तक मैं मुंबई में ही थी कि मेरा जो बेटा है वो हायर सेकेंडरी कर ले वहां से, तब मैं यहाँ शिफ्ट हूँ, और मेरा सोशल काम भी सब वही था। तो जब मैं लौट रही थी अपने बच्चे के साथ, तो वो एक भागता हुआ बच्चा चलती हुई ट्रेन में चढ़ा और हमारे डिब्बे में, तो मैं घबरा गई, हांफता हुआ जब वो भीतर आया तो मैंने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने सोचा हमारी ये जो 4 बर्थ है, अच्छा मेरी जो 3 बर्थ हैं, बेटी के लिए भी बर्थ अवज्जी ले देते थे कि रात में चुन्नी बांध देना और उसको उस तरह सुला लेना, तो शायद एक बर्थ इसकी होगी ये जो गुस्सा आया। लेकिन नहीं, फिर जो शुरू हुआ कनक उससे बातचीत कि तुम कहाँ जाओगे,
उसने कहा मुझे नाला सोपारा जाना है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बर्थ है? बोला नहीं, मैं चालू डब्बे में सफर मुझे करना था, लेकिन ट्रेन छूट रही थी तो भागते हुए मैं इसमें चढ़ाया हूँ। तो नाला सोपारा तो ये गाड़ी नहीं रुकेगी। नहीं, मैं कल्याण स्टेशन उतरूंगा, रात भर नाला सुपारा लोकल से पहुंचूंगा। नाला सुपारा में स्टेशन पर जो टूटे फूटे स्टेशन में, तब वो उस तरह प्रसिद्ध नहीं होता, मैं वहां बेंच पर सोऊंगा। सुबह मेरी माँ मंदिर जाने के बहाने स्टेशन आएगी और मैं अपनी माँ से मिलूंगा, और उसके बाद उसी दिन गाड़ी पकड़कर मैं दिल्ली वापस लौट आऊंगा। तो तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ नाला सुपारा में है, तो तुम अपने घर सीधा क्यों नहीं जाते, बेंच पे की सोओगे? तो उसने कहा मैं घर नहीं जा सकता। क्यों? उस क्यों का जो जवाब उस रात मुझे मिला है। उस रात को 4 बजे तक हम जगते रहे, और उसको भरतपुर उतर के अपने जनरल डिब्बे में जाना था, क्योंकि उसका टिकट वो था। मैंने अपर्णा मेरी बेटी जो थी, उसकी जो बर्थ थी और उसकी जो सीट थी, वो मैंने उसको चेंज करा कर, मैंने टीटीआई से बात करके मैंने कहा ये बैठे रहेंगे यहाँ या लेट जाएंगे, मैं अनुमति देती हूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो भी बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो परिचय नरोत्तम के साथ हुआ उस दिन, और इस त्रासदी को मैं सोचती रही, हम लोग कितनी नाटकों से गुजरते हैं, कितने दोहरेपन हमने लपेट रखे हैं अपनी साड़ियों के लपेटने के साथ, और हम अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं। और ये बच्चा जिन स्थितियों में जी रहा, इतना सुंदर बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, क्या तो उम्र वो रही होगी उसकी, नरोत्तम की क्या उम्र रही होगी? हाँ, उस समय मेरे ख्याल से वो 20 साल का रहा होगा। और मुंबई में उसके माता पिता ने कारवा देवी में जिन लोगों को ये जो आए किन्नर और जबरदस्ती करने लगे, तो उसको दे दिया। तो फिर वो उन्होंने दिल्ली के किन्नरों को उसको दे दिया, तो इस तरह से वो दिल्ली में आ गया। तो एक अंतर जगत जो मैंने देखा, वो अंतर जगत मेरे लिए सर्वथा नया था। अब तक मैंने मजदूरों की बस्ती में भी इनकी कोई रिहाइश नहीं देखी। इनकी बस्ती मैंने तब देखा जब मैं नरोत्तम से मिली, कि घाटकोपर स्टेशन की जो रेलवे लाइन है, उसके उस पार की जो झोपड़पट्टी है, उसमें ये लोग एक एक खोली में 5-5 लोग रहते। तो ये उनके गुरु हैं, उनकी ये तो वो दुनिया जो हमने देखी, हमें लगा सरकार ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन उसी समय इसके कुछ अंश वागर्थ में छपे, जो कोलकाता से कथा पत्रिका आती है, उसमें जज साहब जो हैं, एक उन्होंने मुझे पत्र लिखा, और रमेश चंद्र शाह जो बहुत बड़े लेखक हैं हिंदी के, उन्होंने पत्र लिखा कि चित्रा जी, इस अंश को पढ़ते हुए मेरी तो आंख से पानी नहीं रुक रहा था। और उन जज साहब ने लिखा कि हम लोगों के पास ये प्रस्ताव आया है, हम लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। तो मैंने कहा सोचिए। तो वो जो बाद में चल करके जो राजनीति पक्ष निकल करके आया, वो ये आया कि 5 करोड़ के लगभग ये देश में है। अब तो और संख्या हो गई होगी, कुछ बच्चे और भी, और उसके साथ साथ बहुत से जो संपन्न बच्चे हैं। मैं जिनको जानती हूँ, ऋतुपर्णा घोष जो कोलकाता में थे, बड़े फिल्मकार, उन्होंने अपना जो भी परिवर्तन के लिए जो ऑपरेशंस करवाए, वो असफल रहा और वो अपनी जान से गए। चित्रांगदा उनकी आखिरी फिल्म थी जो रविंद्रनाथ टैगोर पर हुई। मैं क्योंकि नेशनल अवार्ड की जूरी में रही हूँ, तो उस समय वो फिल्म आई थी। तो बहरहाल वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन तब भी कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, वो हो रहा है। लेकिन अब भी हमारे यहाँ इसका ऑपरेशन को मामूली आदमी तो कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि अफोर्ड नहीं करता, नाच गाकर ही जो कुछ पाता है। तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, और सरकार को भी इस बारे में भान कराना चाहिए कि वोट बैंक की याद आई है, तब आपको ये लोग याद आए। तो वो कह रही ना आपके जिस रहस्यमयता के साथ ये लोग रहते हैं, समाज से बहिष्कृत और तिरस्कृत होकर के, वो इतना दयनीय है। और उसके लिए कोई और दोषी नहीं है, हमारे माता पिता दोषी हैं। लेकिन माता पिता दोषी हैं तो धर्म ने उनको ये बात बताई ना,
धर्म ने इनके बारे में क्यों इस तरह से दबाव बनाया सदियों सदियों से, ये बच्चे नहीं रह सकते। इसी तरह से समाज और माता पिता ने क्यों नहीं, माँ लड़ सकती जब 9 महीने इस बच्चे को पेट में रखा, क्योंकि उसको निर्णय लेने की छूट नहीं है, वो सुनिश्चित नहीं कर सकती है। पिता को तो है, पिता को तो है, लेकिन पिता भी नहीं कहता है क्योंकि समाज, पिता भी नहीं करता। वो धर्म का जो भय है ना, कि न मरने पर वो जल देगा, इसमें मैंने नाला सुपारा में उठाया है। और किस तरह राजनीति इनका इस्तेमाल करना चाहती है, और उसके लिए वो बिन्नी का इस्तेमाल करना चाहती है अपने एजेंडे को लेकर के, तो वो उसको किस तरह तैयार करती। लेकिन बिन्नी को अचानक लगता है कि मैं अगर गाड़ियां धो करके पैसा कमा सकता हूं, तो हमारी बिरादरी के लोग क्यों नहीं तसला ढोते, क्यों भीख मांगते, क्यों गालियां सहते हैं, क्यों घृणा झेलते हैं, क्यों खींच गाड़ी का शीशा लोग चढ़ा देते हैं। और तो वो जिस तरह उनको जागरूक करता है, तो उनको लगता है कि ये तो उनके पढ़ने की बात कर रहा है, ये तो हम उसके लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो उसकी बात नहीं कर रहा है, मैंने इसके लिए जो कुछ किया ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये तो अपनी ये नेता खुद बन रहा है, ये उनको जागरूक कर रहा है कि तुम खड़े हो, अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करो। तो उसमें जो धर्म को लेकर के भी है, बहुत सारी चीजों को लेकर, तो उसकी जागरूकता से खतरा हो जाता है कि राजनीति उसका जिस तरह इस्तेमाल करना चाहती है, उसको नेता बनाना चाहती है। कि देखो, मैंने एक ट्रांसजेंडर को, और कई चुनाव भोपाल में और गोरखपुर में कुछ ऐसे लोग खड़े भी हुए, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम तो कुछ नहीं निकला। तो ये है जी जी, पद्मश्री देने से या चुनाव लड़ने से कोई आपका सामाजिक बदलाव तो नहीं आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इतने बिल्कुल सालों ठीक की है सेंचुरीज की कंडीशनिंग है, उसको बदलना होगा जी। आपकी। मतलब आपने तो 2018 में आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, लेकिन आज हम आपको बहुत थैंक यू कहेंगे ये लिखने के लिए कि आपने सोचा और लिखा। वरना और आपको बताऊं कि मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको पढ़ूंगी। मैंने सहानुभूति के लिए नहीं लिखा, नहीं मैं समाज के इस सहानुभूति के लिए नहीं कि मैं एक नया विषय, मैंने तो वो नया विषय नहीं, वो तो इसी समाज का अंग है ना, आपकी एक जो उसको लेकर कटघरे में समाज को खड़ा किया जी। आपकी जो मुलाकात हुई नरोत्तम से, वो इट वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। आपने उस आपने सोचा कि इनके बारे में कभी कोई बात क्यों नहीं करता, इनके बारे में सोचता जी तो जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मतलब हम लोग बहुत छोटे हैं आपसे कहने के लिए, लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं आग्रह करूंगी इसी के साथ कि मेरा नकटोरा उपन्यास जो है वो आ रहा है, और बस आ जाएगा 10-15 दिन में। तो वो नकटोरा की जो मैंने बात पहले ही कही थी कि स्त्रियों को लेकर के, तो ये जो समाज में चल रहा है, इसको भी मौका मिलेगा तो पढ़ना, मौका मिलेगा तो पढ़ना है ना। एक और चलते चलते आपकी कहानी है गिलीगड्डू, आपने लिखी जो है वो आज के जी 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 उपन्यास आजकल जी, और इसके बारे में कुछ बातें साझा करिए। गिलीगुडू जो है वो गिली कहते, किली किली कड़ू, चिड़िया मलयालम में कहते हैं, चिड़िया किली, और गडू यानी चिड़िया जो चहचहाती हैं, चिड़ियों का कोरस, गिलीगुडू बने चिड़ियों का कोरस। मलयाली के इसके जो दूसरे नायक हैं बाबू जसवंत सिंह जो कानपुर के हैं, उसके अलावा कर्नल स्वामी, वो अपनी पोतियों को गिलीगड्डू कहते हैं। कि घर का जो चिड़ियों का कोरस की जो चहचहाहट है वो बच्चियों से है। तो ये उपन्यास वो जो अनुपस्थिति हो रही है चिड़ियों के कोरस की, वो हम सिर्फ अब बरगद के पेड़ में ही देखते हैं। कानपुर में जो बिरहाना रोड पर जो बरगद का पेड़ है, जो मैंने देखा कि वो लौटती हैं, चा 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 करके शोर मच जाता है, और जब सुबह वो जाती हैं अपने बच्चों के लिए दाना पानी तलाश में, तो भी वो एक समवेत स्वर में कलरव उठता, कलरव हम जो कहते हैं। तो ये हमारे सामाजिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से ये कलरव किस तरह से
बहिष्कृत हो रहा है बदलती हुई जीवन शैली के चलते। यानी इस देश में, इस समाज में अनाथ आश्रम भी पहले नहीं होते थे और वृद्धाश्रम भी नहीं होते थे। आजादी के पहले का इतिहास देख लीजिए, फलानी बुआ नहीं रही तो उनका एक बच्चा है तो वो अपने ममाने में पल जाएगा, उसी तरह से शिक्षित होगा, है ना, खानदान में। और इसी तरह से यदि कोई वृद्ध है तो वृद्ध अगर वो तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता तो एक साथ में कोई भी हमारे नाऊ काका या चाचा साथ में जाएंगे, लेकिन वो घर में रहेंगे। वो वानप्रस्थ में, हरिद्वार में रहना चाहे, बनारस में, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर वो घर में रहना चाहते तो घर के बाहर निवाड़ की पलंग पर बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वो सबके लिए माननीय, आदरणीय और अनुभवों का पिटारा है अपने अनुभवों से, कि मेरे कमिश्नर चाचा भी, पुलिस कमिश्नर चाचा भी घर में घुसते थे तो ज्यादा पांव लगी, है ना। और इसी तो वृद्धों का जो आदर था, बदली हुई जीवन शैली में, कहते हैं रोजगार की वजह से अलग अलग शहरों में, विदेशों में, आप, मुझे लगता है रोजगार के लिए आप वन रूम किचन में ही सही रहते हैं शहर में, तो उस वन रूम किचन में आपकी बैठक बूढ़ों से अशोभित होती है। खांसते हुए बूढ़े वहां अच्छे नहीं लगते हैं। यानी आपकी जीवन शैली में बूढ़ों की जगह खत्म हो रही, वृद्धाश्रम जो है खुल रहे हैं, जैसे विदेशों में है। मैं ज्यादा क्या कहूँ, सब जानते हैं। तो ये जो भारतीय जीवन शैली में ये जो एक बहुत बड़ी वंचना उभर रही है, ये बहुत डरा रही है। ये डरा उन लोगों को रही है जिन बूढ़ों के पास कोई सहारा अपने बच्चों के अलावा नहीं है। घर की जमीन पर तो अधिकार चाहते हैं, वो बेच देंगे पिता के न रहने पर, उत्सुक हैं कि खत्म हो जाए और किसी प्रकार, और अगर खेत हैं बेच देंगे, वो शहर में रहेंगे एक संपन्न जीवन शैली और भौतिक सुखों के साथ। तो ये जो हमारी पारिवारिक जीवन जो भारतीय समाज का मुख्य अंग है, उससे हम कैसे दूर हट रहे हैं। तो ये गीले गुडू, ये जो कोरस है चिड़ियों का, इससे वंचित हो रहे हैं। ये तो उपन्यास कनक तो तुम्हें पता चलेगा। मैं लेकिन मैंने ये संदेश नहीं, ये सच्चाई देने की कोशिश की है कि आप अपने रक्त संबंधों से मुक्ति पाएं। आप क्यों वृद्धाश्रम 55 सेक्टर में मैं पाती हूं कि जो चंडीगढ़ की चाई जी अपने बेटे और बहू के साथ को ठुकरा करके जहां आश्रम में रहने के लिए आई और अपनी चीजें उन्होंने आश्रम को दान की। बाद में उन्होंने ये कहा कि मुझे यहीं रहना है, 2-4 खॉट्स और कबर्ड्स वगैरह आप मेरी इस संपत्ति से, यानी मटर माला और जो कुछ उनका था वो बेच करके आप कर लीजिएगा। मैं तो बेटे का मुंह नहीं देख सकती और आप ही मेरा क्रीमेशन कर दीजिएगा, जो कुछ है। बेटा मुंह में पानी डालने के लिए मुझे नहीं चाहिए। कहने में इस कहानी में गिली गुडू में सिर्फ संकेत है, लेकिन मेरी एक कहानी है गेंद। उस कहानी का सत्य यही है। वो सत्य मैंने अर्जित किया वृद्धाश्रम आनंद निकेतन में। मरने के समय उनके मुंह से जो वाक्य निकल रहा था, बब्बू बब्बू, बब्बू नहीं आया, यानी अपने बेटे को याद कर रहे थे। तो हमने उस समय ये किया कि वार्ड बॉय से कहा कि जाओ, इनके तो प्राण नहीं छूट रहे हैं, वहां से फोन करो इंटरकॉम से। हम वो इंटरकॉम चाई जी के कान में लगा देते हैं। नीलम जो सेक्रेटरी है वहां, मैंने कहा इसको कान में लगा दो और बोलो चाई जी मैं आ रहा हूँ, बस पहुंच गया हूँ चंडीगढ़ से, बस अब 2-4 किलोमीटर है, मैं पहुंच गया हूँ। जैसे ही वो लगाया और उसने बब्बू बन करके फोन पर कहा, चाई जी के प्राण निकल गए। तो इस रक्त संबंध से मुक्ति चाहिए। ये जो मोह है ना गिली गुडू में,
ये है कि जो बाबू जसवंत सिंह है वो ये मानकर चलते हैं पैतृक संपत्ति में, तब तक 2005 का वो नहीं आया था हंसराज का पैतृक संपत्ति में लड़कियों का भी अधिकार और ये सब, तो पैतृक संपत्ति लड़कों को ही जानी है, यही चलता चला आया है और चल रहा है, अभी भी चल रहा है कानून के बावजूद। लेकिन वो पैतृक संपत्ति पे तो बेटे नरेंद्र का अधिकार है, वो चाहे रखे चाहे खुद। लेकिन कानपुर का ये जो घर है बिरहाना रोड का, ये तो मैंने अर्न करके बनाया है, ये मेरी अर्न प्रॉपर्टी है और मैं कानपुर लौट जाऊंगा। मुझे चिड़ियों का वो कोरस चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है। मेरे घर में जो सुनगनिया काम करती थी दलित स्त्री, उसकी जो 2 बच्चे हैं, वो बच्चे जो मुझे नालियों पर बैठ जाते थे सुबह लैट्रिन करने के लिए, और मैं चिढ़ता था कि इसको हटाओ यहाँ से, ये एक होता नहीं क्या, अपनी पत्नी से लड़ते थे, वो क्या रख छोड़ा है तुमने, तो वो बेचारी बड़ी दयाद्र रहती थी और वो कहती थी नहीं ये मेरे लिए जरूरी है, घर के लिए साफ सफाई के लिए सब। तो वो तय करते हैं कि वो गिली गुरु यानी सुनगुनिया के बच्चों को गोद लेंगे, अपनी अर्न प्रॉपर्टी उसके नाम करेंगे, सुनगुनिया के नाम। सुनगुनिया कहती है कि बाबूजी मुझे ठाकुरों ब्राह्मणों ने मेरे शरीर को नहीं जीता, गांव में मेरे जेठ ने ही मेरे साथ जो किया है वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो वो सुनगुनिया को जब अब कानपुर लौट रहे हैं अपने बेटे के घर को छोड़ करके, तब वो फोन करवाते हैं कि सुनगुनिया को कहते हैं कि तुम घर आ जाओ, मैं पहुंच रहा हूं, घर की साफ सफाई कर दो, और तुम मन में सोचते हैं तुम जो भी रिश्ता मुझसे रखना चाहो, मेरी बहन बन के, मेरी माँ बन के, मेरी प्रेमिका बन के, मेरी पत्नी बन, जो भी रिश्ता तुम जोड़ना चाहो वो तुम मुझसे जोड़ सकती हो। यही टर्निंग पॉइंट है जी। तो गिली गुडू, उस गिली गुडू की तलाश जो है सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित मत रहिए। समाज में और लोग जो उपेक्षित हैं, संपन्न नहीं है, लेकिन आपके बच्चों की तरह स्कूल का मुंह देखना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं, और कानपुर की राजनीति में जो बासपा के नेता हैं वो सब उसे अपनी तरफ खींचते भी हैं, कहानी में है उस तरह से। और गिली गुडू जो है वो 13 दिन की कहानी है। 13वीं में माना जाता है कि 13वीं में जो होता है वो पूरा बिरादरी को खिलाना और महाभोज और ये सब जो पसंद था उस बूढ़े को, वो होने के बाद वो जो दिया जलता है वो जब बंद हो जाता है, बुझ जाता है, तो वो आत्मा उस वृद्ध की घर से चली गई है छोड़ करके, है ना। लेकिन वो 13वीं आज तो जीते जी अपने माता पिता के जीते जी बच्चे कर रहे हैं। उनको, उनकी आत्मा को, उनको 13वीं के समय नहीं, पहले ही उसे छोड़ने पर विवश कर रहे हैं। तो ये जो पारिवारिकता में बदली हुई जीवन शैली में, आपके घर क्यों नहीं रख सकते आप, आपके माता पिता हैं, खांसी भी आपकी अम्मा आपके घर में सजे सजाए घर में क्यों नहीं रह सकती है, क्यों आपको शर्म आती है? आप नौकरानी तो 10,000 देकर रख सकती हैं, पूरे दिन रहे जब तक आप घर ना आ जाए, लेकिन आप अपनी अम्मा को भी 4 बात सुना देती हैं तो आपको बुरा लगता है। तो सुन लीजिए ना, अनुभव की बात है। जो गलत लगे तो वातावरण ऐसा, आप पढ़ी लिखी स्त्री हैं, नौकरी कर रही हैं पति के साथ ही, तो आप समझाइए कि अम्मा आज स्थितियां बदल गई, ऐसा है। धैर्य से सुनिए, प्रेम से सुनिए, आदर से सुनिए, और अपने आप को भी बदलिए कंडीशनिंग से, और उनको भी बदलिए। ये है गिली गुडू, ये गिली गुडू चिड़ियों का कोरस जो हमारे भारतीय समाज से खत्म हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ रही है और वो लावारिसों की तरह मर रहे हैं वहां पर, और आप वृद्धाश्रम पहुंच नहीं सकते छुट्टी लेकर। आप कहते हैं आप क्रियाक्रम कर दो और हम आकर के फूल चुन लेंगे, और जब आप फूल चुनने के लिए वही बब्बू पहुंचता है तो हम लोगों से कहता है अम्मा अम्मा चाई जी तो मटरमाला पहने थी 4 तोले की, उनकी सोने की चूड़ियां थी, वो तो हमें दे दीजिए। तो हमको बताना पड़ता है कि
जो आईजी पुलिस हैं नोएडा के, वो इसके पदेन वो हैं, उनके सामने और जस्टिस के सामने बाकायदा ये लिखा पढ़ी होके पंचनामा हो चुका है, साइन हो चुका है। वो आपको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी माँ चाहती हैं कि अपने जैसे ही किसी वृद्ध को जगह मिले, बिस्तर मिले, कबट मिले, वो अपनी दवाइयां सुरक्षित रख सके और उसकी देखभाल मिले, जितनी भी मिल सकती है। तो ये उनका निर्णय था और ये ऐसा होगा। तो बच्चे तो प्रॉपर्टी चाहते हैं, ये तो है। चंडीगढ़ वाला मकान तो हथियाया हुआ था, उसी में रह रहे थे। तो अपनी जवानी माँ बाप जीते नहीं है, आज भी अपने बच्चों को समर्थ बनाने के लिए वो कुर्बान कर देते हैं। विदेश भेजने के लिए प्रोविडेंट फंड खत्म कर देते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, जिसको बच्चे नहीं भरते तो वो भरते हैं। उसके बाद क्या है, उनके घरों में उनके लिए जगह नहीं। तो ये एक बड़ी अजीब, जो हमारी पारिवारिकता टूट रही है, और जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, हम मनुष्य को किसी भी उम्र के किसी भी मोड़ पर मानवता के साथ जो देखने की हमारी जरूरत रही है और हम देखते रहे, हम उसको क्यों बहिष्कृत कर रहे हैं, ये प्रश्न उठाती है गिली गुड्डो। तो कई पाठ्यक्रमों में भी लगा हुआ जी। ये इस पे तो मुझे लगता है कि आपको एक वर्कशॉप लेनी चाहिए आजकल के माँ बाप की। अरे तो बुला लो बुला लो, हम तो आ जाएंगे, है ना। ये जो मानवीय मूल जो बदल रहे हैं, ये मतलब हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता था पहले। हम लोग सुनते थे कि वेस्टर्न सोसाइटीज में है इस तरह का। बिल्कुल। तो वही है कि सब आदमी बहुत सेल्फिश, अपने बारे में सोचने वाले, और एक जो भौतिक सुख है। मॉल्स का आपने जिक्र किया कि मजदूर नहीं जा पाते हैं। मॉल्स में क्या करते हैं हम लोग? वो चीजें खरीदते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो वहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल। और विवाह का एक सलवार कमीज खोजेंगे, उसके लिए 5,000 रुपए पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने घर में, अपने घर जो काम कर रही है उसकी बच्ची की क्या जरूरतें हैं। अगर सरकार उन्हें किताबों का पैसा देती है, पासबुक बना करके फीस का पैसा देती, लेकिन जरूरतें और भी बहुत होती हैं, और भी बहुत होती है। तो सोचने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी मैं सोचती हूँ पुरुषों की नहीं, स्त्रियों की ही है। ये संवेदनशीलता जो स्खलित हो रही स्त्रियों की है, वो सोचें। किसी भी बच्चे को इस समाज में पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं चाहिए, अपने घर का पता चाहिए। और नई पीढ़ी से मेरी गुजारिश है, मैं पोस्ट बॉक्स नंबर 203 की ओर जरा शिफ्ट कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बच्चा पैदा करना चाहती हैं या आप शादी नहीं करना चाहती हैं, तो एक ऐसा बच्चा, उसको आप गोद लीजिए, आप उसे अपने साथ रखिए, उसको सक्षम बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। ठीक है, आपको शादी नहीं करनी, मत कीजिए। लेकिन और अगर आपने शादी की है, आपको एक ही बच्चा चाहिए, तो अगर बच्चा ऐसा हो गया तो आप उस कंडीशनिंग से बाहर आकर उस बच्चे को वैसे ही सक्षम बनाएं कि वो इज्जत से समाज में जी सके। जो आंगिक दोष है उसका परिष्करण तो वो कमाएगा, कमाकर भी कर सकता है। अब बदल रही है दुनिया, है ना, मेडिकल बदल रहा है, मेडिकल साइंस बदल रही है, बहुत कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन समर्थों तक ही उसकी पहुंच है। तो ये बदलना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। और मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि दुष्यंत ने कहा है, मेरे सीने में न सही, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में तो होनी चाहिए, हो कहीं भी आग, आग चलनी चाहिए। तो कनक, ये जिम्मेदारियां हमारी हैं, आत्मनिर्भर होने की, आत्म सक्षम होने की, एक बेहतर घर का सपना अपने प्राप्त करने के बावजूद जब तक दूसरे लोगों को छत नहीं मुहैया है, तो उनकी सिर पर भी एक छत होनी चाहिए, और पक्की छत होनी चाहिए
कि वो बारिश में टपके नहीं, कि कटोरे और टोप रखने पड़े, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें देखना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, मैं नहीं सोच सकती इस तरह से। मैं एक लेखक हूँ और लेखक की क्या स्थिति है खुद भी लिखती पढ़ती हूँ, जानती होगी, लेकिन बावजूद इसके मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी का भी संवहन करना चाहती हूँ, दायित्व को जीना चाहती हूँ। थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही, वो थोड़े में से मुट्ठी भर तो निकाला जा सकता है और निकालना चाहिए। जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आज ये जो पूरा हमारा वार्तालाप रहा है, जी जी पोर से आपको धन्यवाद है। और मैं हमारे साथ बहुत सारे युवक युवतियां जुड़े हुए हैं फेस्टिवल से, जिस फेस्टिवल के लिए हम लोगों ने आज ये रिकॉर्डिंग करी है, जी 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 उनको ये सुनाएंगे। और मुझे पूरी आशा है कि वो जरूर आपसे इंस्पायर होंगे, आपने जो भी आज कुछ कहा है। और जी एक बेहतर समाज, हाँ एक बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना हम लोग की है, और जिसके लिए आपका जी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से। तो आपको एक बार फिर बहुत बस यही कहना है कि उनसे ये भी कहिए कि इसको सिर्फ वो इस बात को जाने ही नहीं, अगर जान लिया है तो जीवन में भी उतारे और एक जिम्मेदारी की तरह उसको भोगे। तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर है कनक, आपसे मुलाकात हुई कलम के माध्यम से। और मैं लखनऊ तो नहीं आ सकी, लेकिन फिर भी आप में जो लखनऊ है और उपस्थित है और उसको मैं देख पा रही हूँ, मैं हजरतगंज भी घूम रही हूँ उसके साथ चौधरी की दुकान पर भी जा रही हूँ कुछ मिठाई खाने के लिए। और तो बता नहीं तो सकती मुझे अगर कितनी भगवान ने खुशी है। कहा तो अगले साल हम लोग जब लिटरेचर फेस्टिवल करेंगे निश्चित तो कनक, निश्चित जरूर कनक। हाँ, आप जरूर ये कोशिश मेरे लिए इतना बड़ा, हाँ, इतना बड़ा अवसर है। और मैं अपने अवध से आपके माध्यम से मिल रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ सच में। और सब बच्चों को जो आपके यहाँ वर्कशॉप ये जिस भी रूप में जुड़े हैं, उनको उन तक ये बात जरूर पहुंचाइए कि बैठें तब तक पूरी तौर पर उतनी खूबसूरत नहीं हो सकती जब तक आपका बुजुर्ग वहां बैठ कर थोड़ा खांसे नहीं। फिर जब आप खांसे, आपके बच्चे खांसे, तो वह बताए कि अदरक का रस निकाल लो, लौंग को कूट लो और शहद ले लो, वो बताए, तुलसी का 5 पत्ता डाल लो, वो बताए, और आप वो अनुभव लिए। जिनके साथ नमस्कार। वो नहीं होते हैं उनको, जी उन्हीं को पता होता है कि क्या है उनकी जी कमी। हाँ, और इस तरह उनको साल पता होता है, उनको पता बिल्कुल होता बिल्कुल, उनको पता होता है। ठीक कह रही हूँ। तो कुल्हड़ की चाय बकाया रही, हम लोग जब मिलेंगे अगली बार। बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ जो जुड़े हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीष और नमस्कार। और बहुत उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नमस्कार।